दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 2024 का जो आगाज़ है, जो चुनावी आगाज़ है वो शुरू हो चुका है और इस चुनावी आगाज़ में जो मौलिक भारत की मुहिम रहती है, जो मौलिक भारत की चुनाव यात्रा रहती है, इस चुनाव यात्रा की 2024 की जो शुरुआत होती है, वो आज हम गाज़ियाबाद की जानी-मानी आप नायिका कह सकते हैं, आप महिलाओं की हीरो कह सकते हैं और एक सबसे बड़ी बात, जो नारियों के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं और लड़ाई करती हैं। हमारे साथ हैं आज गाज़ियाबाद से डोली शर्मा जी। मैडम आपका हमारे मौलिक भारत मंच में बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद और थैंक यू, स्वागत शुक्रिया है। आपका, शुक्रिया, धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएँ आपको। जी। मेरा सबसे पहला सवाल मैडम जो रहता है, थोड़ा-सा सवाल मेरे कड़वे भी होते हैं जी। और जहाँ तक है इतने कड़वे होते हैं जो सत्ताधारी हैं उनको तो हम बिल्कुल भाते नहीं हैं। ठीक है? तो मेरा ये सवाल है कि जो अभी कानून बनाए गए, जी। उनमें एक हिट एंड रन का जो कानून आया, नया जी। कानून, उससे आप देख रहे हो कि जो इतना आतंक फैल गया है, जो एक 10,000 की नौकरी वाला ड्राइवर है, जो जैसे-तैसे अपना घर चलाता है, वो परेशान है जी। और हड़ताल पे उतरा है। जी। कल उनको आश्वासन दे दिया गया है, अब आश्वासन पे क्या रहेगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं एक 10,000 15,000 कमाने वाला अगर गलती से टू व्हीलर वाली गलती होती है और वो मारा जाता है, तो वो तो 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा जी। और 7 लाख रुपए भी देगा। जी। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए बड़े साफ तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल कहा जी। कि पहली बात तो इस तरीके का कानून जब आया तो संसद से 150 सांसद विपक्ष के वो इन्होंने बाहर कर दिया। न चर्चा हुई न कोई बात हुई और चर्चा सिर्फ विपक्षी सांसदों से नहीं, इन्होंने चर्चा उन लोगों से भी नहीं करी कि जिनके लिए ये कानून बना रहे थे। कोई भी प्रतिनिधि मंडल ऐसा किसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, पूरे देश के ऐसे लोग जो विचार विमर्श कर सकते हैं, पर जिनके लिए ये फैसला लिया जा रहा था, उन लोगों से भी बात नहीं की। तो आजकल जैसे चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे किसानों के 3 कानून रहे हो, कोई भी कानून हिंदुस्तान में आता है तो वो एक कानून की तरह नहीं, फरमान की तरह आता है। इसी तरीके से ये ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर जो आया एक फरमान की तरह। आज सड़कों पर कैमरे हैं, अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो कैमरों में विजिबल होता है, दिख जाता है और कानून अपने हिसाब से पूरी की पूरी प्रक्रिया करता है और वो प्रक्रिया के हिसाब से सजा दी जाती है। ये और कोर्ट तय करता है। तो इस तरीके के जब ऑलरेडी कानून हैं और अगर इन्हें लगता है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, केस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से संशोधन लाएं और संशोधन करने से पहले जिनके लिए कानून बन रहा है उनकी सलाह लें, विपक्षी नेताओं से चर्चा करें। 3-4 वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। कुछ बाइकर्स लड़के हैं, हम तो अगर अपनी भाषा में बात करें तो कुछ आवारा लड़के हैं जो बाइक पे जा रहे हैं, अचानक दूर जाके गिरता है और ट्रक के नीचे आ जाता है। तो अब इस चीज को देखते हुए ड्राइवर कह रहे हैं कि हमारी गलती क्या रहेगी, अब इसमें बताओ, और 10 साल सजा मुझे होगी। देखिए ये तो ये वही ड्राइवर है जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार की जान जोखिम में डाल, अपनी जान जोखिम में डाल, एक जगह से दूसरी जगह तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को राहत के सामान पहुंचाए, रोजमर्रा की खाद्य सामग्री पहुंचाई, उसके अलावा दवाइयां पहुंचाई, इंजेक्शन पहुंचाए और हम लोग अपने घरों में सुरक्षित इसलिए रह पाए क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी जाबाज देश के लिए काम कर रहे थे। ये मैं कहती हूँ रीढ़ की हड्डी, क्योंकि अगर एक दिन चक्का जाम होता है तो आप देखिए ना तो पेट्रोल मिलता, ना डीजल मिलता, ना खाने की सब्जियां, फल, दालें, चीनी, चावल, दूध, दही तक मिलना बंद हो जाता है। इन लोगों का काम रुकते ही। तो ऐसे लोगों के लिए आप 10 से 15 हजार जिनकी तनख्वाह है, उनके लिए आप ऐसा कानून ला रहे हो जिसमें 7 लाख रुपए जुर्माना दे रहे हो और 7 लाख रुपए अगर उनके पास होते तो वो 10, 12, 15 हजार की नौकरी क्यों करते, अपना कोई काम धंधा करते। एक सवाल और मेरा, जैसा आप जो सत्ता इस समय केंद्र में सरकार है, कहीं ना कहीं कोई कानून लाती है तो कोई ना कोई आंदोलन जरूर खड़ा हो जाता है। क्या ये सोच समझ के ऐसा कानून लाते हैं जिससे कि आंदोलन हो, या ये कोई आंदोलन लाने से पहले विशेषज्ञों के द्वारा कोई इसके बारे में सलाह नहीं ली जाती है कि इस कानून के बनने के बाद क्या रिजल्ट रहेगा, क्या रहेगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाहे किसानों के कानून की हम बात करते हैं, किसानों के किसी भी प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं की गई, उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, उन्हें बुलाया नहीं गया, चर्चा नहीं करी
और बिना संसद में जब किसान कानून पर चर्चा हुई तो उस पर भी चर्चा नहीं की, माइक बंद कर दिए गए। और तो और जब 750 किसानों की शहादत हुई उस पर शोक तक व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। लेकिन अंततः क्या हुआ, वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, विरोध इतना हुआ। सेम यही इसी कानून में ये हुआ कि आप देखिए बिना ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की सलाह के, बिना संसद में चर्चा किए संसद से विपक्षियों को बाहर करके इन्होंने कानून ये ले आया। मुझे ऐसा लगता है आजकल जो ये करते हैं निलंबित करके, ये सिर्फ अगला फरमान सुनाने के लिए निलंबित कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर वो व्यक्ति बैठा है जिसे सिर्फ फरमान सुनाना आता है। तो आजकल ये देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, ये तानाशाह तंत्र चल रहा है। ये तानाशाह का ऐसा तंत्र चल रहा है कि ऊंची कुर्सी से बैठकर वो व्यक्ति सिर्फ एक फरमान सुना देता है और वो समझता है कि देश की जनता उस फरमान को मानेगी। और ये आदत कैसे खराब हुई इनकी, नोटबंदी से। रात को 12 बजे नोटबंदी लाए और पूरे देश को एक फरमान सुना दिया। गरीब मध्यम वर्ग लाइनों में लगे रहे और लाइनों में लग कर बहुत लोगों की मौत हुई। बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों तक को हार्ट अटैक आया क्योंकि दिन रात उन लोगों ने काम किया। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? इन्होंने कहा था काला धन आएगा, लेकिन कोई भी, आप मुझे बताइए कितना काला धन वापस आया? कितना काला धन वापस आया? कोई काला धन। उल्टा बीजेपी के कार्यालय बन गए, 750 करोड़ के कार्यालय बन गए। जगह जगह शहर शहर गली गली इनके कई सौ करोड़ के कार्यालय बन गए। कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले गुजरात में हो गए। जो हुआ तो सब भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने किया। और आप सबके सामने है कि अगर परेशानी किसी को हुई तो देश की आम जनता, नागरिक को हुई। मैडम, अब मैं एक सवाल करना चाहूंगी। अभी आने वाली 5 तारीख को जो दिल्ली के वकील हैं वो एक धरना रखने जा रहे हैं जी, ईवीएम के खिलाफ, कि चुनाव जो है वो ईवीएम से ना किया जाए। कहीं ना कहीं एक जो कि IITian रहे हैं उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया है कि ईवीएम में घपला हो सकता है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, हमारे नेता लगातार ये बात कह रहे हैं और जयराम रमेश जी ने अभी एक चिट्ठी लिखी थी, जो कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं और कम्युनिकेशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने एक चिट्ठी ECI को लिखी और उन्होंने ECI से कहा कि विपक्ष के कुछ नेता आपसे मिलना चाहते हैं और हम इस पर वीवीपैट पर चर्चा करना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ईवीएम से वोटिंग करना चाहते हैं, करिए, लेकिन अगर कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है तो जाने वाले व्यक्ति को कांग्रेस के नाम की पर्ची मिलनी चाहिए। ये जो पर्ची आपको दिखती है और खत्म हो जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए। जिसने अगर कांग्रेस को वोट दी या किसी और पार्टी को वोट दी, उसको उसकी पर्ची मिलनी चाहिए। तो वो लोग अपना एक डेलीगेशन 3 से 4 लोगों का मिलना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक भी कोई समय नहीं दिया। और बार बार जिस तरीके से आम जनता, वकील किसी पार्टी के तो है नहीं, जिन वकीलों की आप बात कर रहे हैं वो आम जनता है, आम लोग हैं। वो लोग अगर बाहर निकलकर ये बात कह रहे हैं तो आप सोचिए, जनता के दिल में भी ये संशय आने लगा है कि जो वोट वो दे रहे हैं वो वोट उस पार्टी को नहीं जा रहा है जिसको वो देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। इसी बात को लेकर आप बार बार लोग बाहर आते हैं और ये बार बार डिस्कशन चलते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है एक साफ सुथरी तरीके से इस पर काम करे, हर पार्टी को साथ लेकर चले। अगर विपक्षी पार्टियां उनसे मिलना चाहती है तो ऐसी क्या बात है कि समय नहीं देना चाहते, उन्हें समय देना चाहिए। एक सवाल और मैडम मेरा, कि जब जब चुनाव आता है तो तब लाल डायरी जैसे चर्चे होते हैं, 500 करोड़ के घपले जैसे छत्तीसगढ़ में उसके चर्चे होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव चला जाता है तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी खुद दबा देती है। दूसरा, अभी नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, उससे ठीक पहले जो प्रियंका गांधी हैं उनका नाम जो जमीन का एक केस चल रहा है उससे जोड़ दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, प्रियंका गांधी तो शेरनी है, वो किसी से डरती नहीं है। और ऐसे केसेस, उनका परिवार तो वो है जिसने इस देश के लिए गोलियां खाई हैं, बारूद झेला है, तो वो तो शहीदों के उस परिवार से आती है जिससे कई क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन की प्लानिंग जिनके घर पे होती हो। आनंद भवन में आपने देखा लोग चर्चा क्या करते थे स्वतंत्रता संग्राम की। तो वो उस परिवार से आती हैं जिसके देश में, जिसके दिल में, जिसकी रगों में शहीदों का खून बहता है। उन्हें पता है कि जिस तरीके की अनर्गल आरोप उन पर लगाकर चुनाव को, आपने देखा होगा हर बार जब चुनाव आता है तो इस तरीके के इल्जाम गांधी परिवार पर या प्रियंका जी के पति पर, और इस बार तो प्रियंका जी का नाम ले दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, सीधे प्रियंका गांधी जी का ये कहना है कि मैं किसी से डरती नहीं, मैं इनकी बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इनसे लालडारी क्यों नहीं मांगता है? कि आप उस समय लालडारी का जिक्र करे, तो वो लालडारी है कहाँ? देखिए, ये तो अशोक गहलोत जी ने तब भी कहा था कि आप दिखाइए कहाँ है, आप बताइए कहाँ क्या चल रहा है। ये तो लगातार कहा है इन्होंने। इनके पास है क्या? अगर इनके पास इतने साल होता तो ये जेलों में डाल चुके होते लोगों को, लेकिन है नहीं। सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं आजकल। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी मीडिया चाटुकार मीडिया हो गई है। आज उनके पास हिरेन जोशी जैसे लोगों का सुबह फोन आ जाता है और एक फरमान सुना दिया जाता है कि आज पूरे दिन ये एजेंडा चलेगा। देश के मुख्य मुद्दे कहीं दूर हो गए हैं। अब देखिए, आपने कहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत कम चैनल ऐसे रहे हैं जिन्होंने बीएचयू का इतना बड़ा मुद्दा उठाया। अगर देश के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी या ये मुख्य धारा की मीडिया देश के मुद्दे पर चर्चा करती है, तो मुझे लगता है बीएचयू के मुद्दे पर इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए था पूरे देश की मीडिया को। लेकिन हमने कहीं आज तक पे ये चर्चाएं नहीं देखी। हमने इसमें मैडम यहाँ एक मैं सवाल करना चाहूंगा, जो बीएचयू में एक होनहार छात्रा, जो मेधावी छात्रा थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और वो बीजेपी आईटी सेल के लोग निकले और वो 1 to 1, ऐसा नहीं कि भीड़ में फोटो खिंचा रहे हैं, 1 to 1 मोदी जी के साथ भी हैं, स्मृति ईरानी के साथ भी हैं, योगी जी के साथ भी हैं, जहां की आम आदमी तो फोटो खिंचा ही नहीं सकता खड़ा हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की पहुंच वहां तक है। लेकिन एक सवाल विपक्ष के लिए खड़ा होता है कि विपक्ष 60 दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो विपक्ष इस मुद्दे को लेके विपक्ष को सड़कों पे उतरना चाहिए था या नहीं चाहिए था? आपने अगर कल की खबरें देखी होंगी वाराणसी की, बनारस की, तो कल अगर वहां बहुत बड़ा प्रदर्शन और लाठियां बजी तो वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं पर पड़ी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया लगातार। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद एक दिन, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय पर हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेटा डिसूजा जी के साथ इस पर हमने प्रेस वार्ता की है कांग्रेस मुख्यालय से। कल भी मैंने कई चैनलों पर इस पर चर्चा की है और मैंने ये खुद मुद्दा उठाया है बीएचयू का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज ये जो भारतीय जनता पार्टी हो गई है, इसमें बलात्कारी संस्कारी हो गए। इसमें आपने देखा होगा कि बृजभूषण शरण सिंह संसद में अमित शाह जी के बगल में बैठते हैं, टैनी जी अमित शाह जी के बगल में बैठते हैं। और इसके अलावा सड़कों पर कौन होता है? वो देश का नाम बढ़ाने वाली, मेडल और तबके लाने वाली बेटियां। अगर देखिए आप, बुलडोजर की जहां तक बात आती है, तो वो बुलडोजर उन हजारों लोगों को बेघर करने के लिए तो चलता है, जिनकी पुश्तें उन घरों में रहती थी, उनको उजाड़ने के लिए तो चलता है। लेकिन वो बुलडोजर हमने बृजभूषण शरण सिंह के घर जाते नहीं देखा, हमने सेंगर के घर जाते नहीं देखा, चिन्मयानंद के घर जाते नहीं देखा, हमने इन 3 बीएचयू के बलात्कारियों के, भाजपा के कथित संस्कारी बलात्कारी, हमने इनके घर जाते नहीं देखा। हमने भाजपा की तरफ से देखा क्या है? हमने देखा है जैसे बिल्किस के बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंचों पर बिठाकर हार पहनाए। हमने देखा है कत्ल करने वालों को बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हार पहनाए। तो आजकल बलात्कार करना और हत्या करना भाजपा का नया संस्कार बन गया है। ये सवाल हमने सत्ताधारियों से पूछा है, हमने खुद योगी आदित्यनाथ से पूछा है, क्या आपका बुलडोजर यदि आम अपराधियों के ऊपर चल सकता है, तो इन अपराधियों के ऊपर क्या आपका बुलडोजर चलेगा? और 60 दिन से इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, यदि आपकी कानून व्यवस्था चाक चौबंद है? ये हमने सवाल किया है और ये वीडियो हमारी अभी चल रही है और ये हम बीजेपी के लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं। मैडम, अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या बीजेपी ने राम पथ के बहाने से अपनी तैयारी शुरू कर दी है? और एक तरीके से जो गुजरात लॉबी ने राम मंदिर को हाईजैक कर लिया है, वो बना तो कोर्ट के आदेश पर था, लेकिन अब गुजरात लॉबी ने कहीं ना कहीं उसको हाईजैक कर लिया है। आपके विचार? देखिए, भगवान राम तो सभी के हैं और आज आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने अभी पीछे एक स्टेटमेंट दिया था कि राम मंदिर का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो राजीव गांधी जी को जाता है कि उन्होंने ताला खुलवाया, वो पीवी नरसिम्हा राव जी को जाता है कि वो अध्यादेश लाए। तो कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर, उन्होंने खुद कहा कि राम मंदिर के लिए लड़ाई एज अ वकील हम लोगों ने लड़ी, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा। उन्होंने कहा मोदी जी का तो इसमें कोई श्रेय नहीं है, इसमें कोर्ट का श्रेय है, कोर्ट ने ये आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना। अब इन लोगों ने जिस तरीके से ठेकेदारी करनी शुरू कर दी है भगवान राम के नाम पर, जमीनों के घोटाले भी भगवान राम के नाम पर इन्होंने ही किए, तो भगवान राम तो सब जानते हैं, उनकी तो
माया है, अलौकिक है, अद्भुत है, उन्हें तो सब पता है। वो तो मैडम एक उनकी यहाँ कृपा सवाल सब पर है। मैं जो कि सत्ताधारियों से कर रहा हूँ, उन्होंने एक टैगलाइन चालू की है, उनके जो होर्डिंग्स हैं सब पे ये लिखा है कि राम आने वाले हैं। तो क्या राम अब आने वाले हैं? आज से पहले राम अयोध्या के अंदर थे ही नहीं, या इस हिंदुस्तान में थे ही नहीं। आपने तो इनकी इतनी बेशर्मी भरी फोटो भी देखी होगी जहां इन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बना दिया और भगवान राम को बोना बना दिया। तो ये सत्ताधारी बेशर्म हो चुके हैं, निरंकुश हो चुके हैं। इन्हें भगवान राम के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सिर्फ कुर्सी दिखती है। इन्हें राम सभी के हैं, राम मेरे भी हैं। मैं भी सनातन धर्म से आती हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ। भगवान राम मेरे भी हैं और मुझे भगवान राम की पूजा करने के लिए इनकी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है देश में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो राम मंदिर जाना चाहते होंगे, लेकिन इन्होंने भगवान राम के उस मंदिर को भी ठेकेदारी सिस्टम बना दिया। जैसे जमीनों पर इन्होंने वहां पर काला बाजारी की है, इसी तरह भगवान राम के नाम पर भी एक काला बाजारी कर रहे हैं। आज इनकी जिसको मर्जी होगी वो राम मंदिर में जाएगा, जिसकी भगवान राम को देखने की इच्छा है वो मंदिर में नहीं जाएगा। अभी भगवान राम का मंदिर बन रहा है, पूरा भी नहीं हुआ, और बिना पूरा हुए सिर्फ 2024 के चुनाव को देखते हुए ये उद्घाटन करके श्रेय लेना चाहते हैं। श्रेय तो हिंदुस्तान के न्यायालय को जाना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर बनाने के आदेश दिए। और हमारे देश में सनातन धर्म में कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलने वाला होता है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। मैडम एक सवाल, आपकी इस बात से मेरे को ध्यान आया कि क्या केवल इस हिंदुस्तान में गुजरात लोबी को ही ये अधिकार रह गया है कि किसको राम मंदिर की जो यहाँ पे अभी शिलान्यास रखा जाएगा उसमें प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाएगा, केवल उनको ही अधिकार रह गया है? दूसरा, क्या राम जो हैं वो केवल बीजेपी के ही होकर रह गए हैं? देखिए, भगवान राम तो सभी के हैं। आपने गीता में सुना होगा, भगवान कृष्ण ने, विष्णु जी के अवतार भगवान राम कृष्ण, उन्होंने कहा कण कण में मैं हूँ, तुम में मैं हूँ, मुझ में, पेड़ में मैं हूँ, पत्ते में मैं हूँ, पौधे में मैं हूँ, दीवार में मैं हूँ। तो भगवान राम तो हर जगह है और सभी के हैं। इनमें बहुत सारे भाजपाई, मैंने कहा ना, बलात्कारी संस्कारी हो गए। इन्हीं भाजपाइयों में बहुत सारे भाजपाई ऐसे होंगे जो बलात्कार करके बेटियों को परेशान कर किसानों के बच्चों को गाड़ियों से रौंद कर हाँ संस्कारी बनते हैं। इनमें बहुत सारे लोग भाजपा में ऐसे भी बैठे हुए हैं। और एक और मोटी मोटी बात है कि भगवान, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने मंदिर में हाथ नहीं जोड़ते होंगे। मैडम उस पे क्या कहेंगे, जो बीजेपी के लोग, पुराने लोग थे जिन्होंने राम मंदिर बनने के लिए संघर्ष किया था? उमा भारती, आपकी रितमरा जी, मुरली मनोहर जोशी, अडानी जी, ये आपके आडवाणी जी, उनको ही निमंत्रण नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो भारत के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनको भी निमंत्रण नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए, मैंने तो पहले ही कहा, देश में तानाशाह एक राजा सबसे बड़ी ऊंची कुर्सी पर, गद्दी पर बैठ गया है और सिर्फ फरमान पे फरमान सुनाया जा रहा है। और मुझे तो लगता है भाजपा कार्यकर्ताओं को और भाजपाइयों को भी, क्या आडवाणी जी की आत्मा आज रो रही होगी और उमा भारती जी की, रितमरा जी की? आडवाणी जी की आत्मा तो उस दिन भी बहुत रोई और छलनी हुई होगी कि वही नरेंद्र मोदी जिनको अटल जी के हटाने से आडवाणी जी ने बचाया, और उन आडवाणी जी के आगे नमस्कार करना भी मोदी जी ने जरूरी नहीं समझा। यही संस्कार मोदी जी के बताते हैं, उनकी कथनी और करनी के फर्क समझाते हैं। मैडम, क्या राजनीति बीजेपी के अंदर बदल चुकी है? जैसे दिन प्रतिदिन जो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनको दिन पर दिन ये गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाती जा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी लगा दिए, विजय वर्गीय जी लगा दिए, बाबा बालकनाथ साइड कर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं योगी जी से मेल खाते हैं और अमित शाह जी की कहीं ना कहीं योगी जी से बनती नहीं है। तो क्या होने जा रहा है? देखिए, इसका खामियाजा इन्हें 100% भुगतना पड़ेगा, आज न कल, क्योंकि देश की जनता सब समझती है, लोग अब समझदार हैं। और इस तरीके से, जिस तरीके से ये फैसले ले रहे हैं और फरमान सुना रहे हैं और लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा खामियाजा आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं लोगों का दम घुटने लगा है, सफोकेशन होने लगी है लोगों को, और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर
कब्जा कर लिया है, बाकी किसी की भी भारतीय जनता पार्टी में कोई वैल्यू नहीं। 2 सवाल और करूंगा मैडम, क्या कहीं ना कहीं कैसे भी मान लें आप, बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कांग्रेस की क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा जनता के मुद्दों को सबसे ऊपर रखा है। कांग्रेस पार्टी ने अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी को इनसे 10 लाख वोट फालतू पड़े। 4 करोड़ 80 लाख भाजपा को आए वोट और 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस पार्टी को आए। वोट परसेंटेज हमारा इंटैक्ट रहा है, मजबूती से हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ क्राइम में नंबर 1 बना है, 25,000 केसों में अगर 16,000 के ऊपर केस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं, और एनसीडब्ल्यू के आंकड़े बताते हैं कि देश में अगर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, अपराध, घरेलू हिंसा हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। और वो उत्तर प्रदेश किसका शासित प्रदेश है? वो भारतीय जनता पार्टी का। और कहीं ना कहीं देश में आज ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में और कुछ जगह कोलिशन में है, लेकिन वहां के क्राइम रेट आप देखिए, वहां पर इनके फैसले देखिए। यहाँ अमित शाह जी बोलते थे उत्तर प्रदेश में अपराधी दूरबीन लेकर देखने से भी नहीं मिलता, लेकिन मेरा कहना है जब उत्तर प्रदेश में अपराधी दूरबीन से कैसे मिलेगा जब अमित शाह जी उसे बगल में लेके बैठे हैं? वो दूरबीन की जरूरत ही नहीं है, अमित शाह जी बगल में संसद में लेकर बैठते हैं अपराधियों को। चाहे टैनी की बात कर लो, चाहे ब्रिजभूषण की बात कर लो, चाहे चिन्मयानंद की बात कर लो, चाहे सेंगर की बात कर लो, चाहे ये 3 भाजपाई IT सेल के लोगों की बात कर लो। ये लड़के 60 दिन FIR के बाद मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहे और किसी ने पकड़ा नहीं। उसके बाद खुले तौर पर इनके सोशल मीडिया के अकाउंट भी एक्टिव थे, CCTV में आए। ये भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के संयोजक, सह संयोजक और कार्य समिति सदस्य, पोस्ट होल्डर्स, जिनकी फोटो अमित मालविया के साथ, मोदी जी के साथ, जिनकी फोटो अमित शाह के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, जिनकी फोटो अनुराग ठाकुर के साथ। तो किस तरीके से ऐसे, इसका मतलब मैंने कहा ना आपको, यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर के साथ भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के साथ। तो कहने का मतलब है कि आप खुद बताइए, योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर रेस्ट पर क्यों है? क्यों इन लोगों के छोटे मोटे लोग तो थे नहीं मैडम ये। हाँ बिल्कुल, इन लोगों के घर तक अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? मैं पूछना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि ये बुलडोजर आखिर इन तीनों BHU के बलात्कारियों के घर, BHU में जो गैंग रेप हुआ, इन गैंग रेपिस्ट के घर क्यों नहीं पहुंचा और कब पहुंचेगा? और ये मेरा सवाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की हर लड़की का सवाल है जो आज ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 का प्रदेश। कहीं ना कहीं ये लड़के रसूखदार थे, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो हैं, और इसमें हमने एक वीडियो भी बनाई है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हमारे दर्शक जानते हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे और उस समय अगर बीजेपी इनकी गिरफ्तारी करा देती, इनको सब पता था कौन कहाँ पे है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कराई गई क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे और कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी हो जाती और वोट बैंक पर असर पड़ता, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मैडम आपसे एक सवाल और आखिरी, बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद हॉट सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर। गाजियाबाद लोकसभा में कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में ये जो सीट है झोली में आएगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना विश्वास डोली शर्मा के ऊपर जता रही है जी। क्या कारण है? देखिए, अभी तो इंडिया अलायंस की मीटिंग्स चल रही हैं, सीटों पर चर्चा हो रही है। सीट्स कोई फाइनल अभी आज हुई नहीं है, लेकिन चर्चा हो चुकी। कल हम भी जैसे थे कहीं राजनीतिक गलियों में जी, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ इशारा हो गया है। अच्छा, मुझे तो अभी किसी ने इशारा किया नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस में ये सीटें अभी उत्तर प्रदेश की, जहां तक मेरी नॉलेज है, तय होनी बाकी है। नामों पर चर्चा होनी बाकी है कि कौन सी सीट किस पार्टी के पास जाएगी उत्तर प्रदेश में। और अगर गाजियाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी पर आती है तो मैं मजबूती से, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगी, और अगर किसी और पर विश्वास जताती है तो मैं उसे भी मजबूती से चुनाव लड़ाऊंगी। और हमारी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के मुद्दे पर बात करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जनता के लिए न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं आने वाली 14 इसको जनवरी को। तो न्याय यात्रा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, पिछली बार मैं भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की मीडिया प्रभारी रही कर्नाटका की। इस समय लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहीं का मीडिया का प्रभार या किसी चीज का प्रभार तो अभी तक मुझे मिला नहीं, लेकिन जरूर, क्योंकि मेरे नेता इतना पैदल दूरी तय करेंगे, तो कहीं ना कहीं एज अ कार्यकर्ता
हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने उस यात्रा में भागीदारी देने की, और जोर शोर से जो हमसे यात्रा में अपनी भागीदारी दी जाएगी हम देंगे। प्रियंका जी रहेंगी यात्रा में? बिल्कुल, मुझे लगता है प्रियंका जी पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के कई हिस्सों में उन्होंने यात्रा ज्वाइन की थी। आने वाले समय में, और मुझे लगता है प्रियंका जी के साथ साथ और करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के सब सड़कों पर रहेंगे और देश की जनता के न्याय के मुद्दों को उठाएंगे। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोली शर्मा जी हमारे साथ थी, और सबको पता है महिलाओं की जो लड़ाई है वो डोली शर्मा जी बाखूबी लड़ती हैं और सबसे आगे रहती हैं। बाकी कड़वे वचन आप सुनते रहें मौलिक भारत पर। सवाल तो सत्ताधारी से ही पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।